नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गोरखालैंड की जो डिमांड है उसको लेकर के मीटिंग पिछले 3 साल से होल्ड पे चल रही थी और अभी होम मिनिस्ट्री में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाती है। बट वहां पर वेस्ट बंगाल की तरफ से जो स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी की जो सरकार है उनकी तरफ से अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो वहां पर इस मीटिंग में कोई पहुंचा ही नहीं। जबकि केंद्र सरकार ये चाहती है कि गोरखालैंड की जो डिमांड हो रही है वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पर वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न रीजन है उन रीजन्स उनमें लोकेटेड जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करके और फिर गोरखालैंड यूटी या फिर स्टेट के फॉर्म में बनाने की बात बहुत सालों से चल रही है। नहीं करते 1980 से ये मुद्दा उठ गया था। बट यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा ये कहना है कि भाई आपकी जो डिमांड्स हैं वो कहीं ना कहीं हम वैलिड मानते हैं, बट द पॉइंट इज कि हमें स्टेट गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। तो यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि मामला क्या है, किस तरीके की डिमांड्स यहां पर गोरखा लीडर्स के द्वारा रखी जा रही है। जहां पर एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि जी हमें स्टेट चाहिए, प्रॉपर स्टेट का रिकॉग्निशन होना चाहिए, बट वहीं पर एक इंटरमीडिएट रास्ता निकलता है कि हाँ भाई एक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ यह भी है कि 11 के लगभग गोरखा कम्युनिटीज वहां पर रहती हैं, तो बोलो उनको हमें शेड्यूल्ड ट्राइब में एंट्री दी जानी चाहिए, जिसके चलते हम सोशली, एजुकेशनली और फिर बाद में फर्दर इकोनॉमिकली अब खुद को अपग्रेड कर सकें। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंडिया का जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो भी हमारी आप कह सकते हो मैप है, उस पर पूरा इंपैक्ट डालेगा। नंबर 2, नॉर्थ ईस्ट में जो सिक्योरिटी कंसर्न्स आते हैं उनको देखें तो सीधी बात है मेनलैंड इंडिया को कनेक्ट करने वाला जो चिकन स्नैक है ना, वो गोरखालैंड वाला रीजन ही है। तो यहां पर हम इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। रही सही में बांग्लादेश में जिस तरीके का अनरेस्ट रिसेंट टाइम में हमने नोटिस किया है, तब जाकर के ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समझेंगे इसको पूरा डिटेल में। बट सबसे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। दूसरा, PWIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें आपके संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी में है, टाइटन 2026 इंग्लिश में है, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में है। फंडामेंटल फीचर्स की बात करें तो इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जीएस और सीसेट की प्रैक्टिस होगी, जिसमें एमसीक्यूज की और मेंस आंसर राइटिंग की। साथ ही साथ आपको डिटेल्ड बुक भी दी जाएगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं, ये गोरखालैंड है क्या। देखो, ये जो रीजन है आपको पता है ये सिक्किम है, और ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन है आप मोटा मोटा नोटिस करेंगे यहां तक, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा वेस्ट बंगाल वाला रीजन आ गया, और थोड़ा सा ये आगे की तरफ जाओगे तो भूटान के साउथ वाले रीजन में असम के साथ में भी, असम की जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स है उधर भी आपको गुरखाज की लोकेशन अच्छी खासी मिल जाएगी। सो द पॉइंट इज कि यहां पर ये लोग चाह रहे हैं कि भाई हमें अलग से टेरिटरी दे दी जाए, क्योंकि हमें हिस्टोरिकली बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन और एक तरीके से कहें कि बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज रखा गया है। इसका मतलब ये कि वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा जो वेस्ट बंगाल का सदर्न या साउथ वेस्टर्न रीजन है वहां पर तो बड़ा ध्यान दिया जाता है, बट नॉर्दर्न रीजन में गोरखास को एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। तो ये लोग ना 1980 से ही इस तरीके की डिमांड कर रहे हैं, बट इसके ऊपर अभी तक कोई प्रॉपर आउटकम निकला नहीं। और इसका नतीजा अगर बात करें तो रिसेंटली 2017 में गोरखास ने गजब का प्रोटेस्ट किया था, जिसके चलते कहीं ना कहीं रोड भी ब्लॉकेड हुई थी, है ना। अभी ये मीटिंग जो थी इसकी कोशिश ये थी कि ट्राईपार्टाइट मीटिंग हो, जिसमें वेस्ट बंगाल की सरकार भी आए, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही गृह मंत्रालय में, और उसके अलावा गोरखा रिप्रेजेंटेटिव्स भी हों। बट इस मीटिंग में होता क्या है कि गोरखास की तरफ से तो दार्जिलिंग के एमएलए हैं नीरज जिम्बा, इसके अलावा कलचिनी एमएलए हैं विशाल लांबा, इसके अलावा गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट जीएनएलएफ के चीफ हैं श्रीमान गिशिंग, इसके अलावा गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के चीफ है बिमल गुरांग, ये सब प्रेजेंट थे। और वहीं पर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वहां का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एमपीज के लिए वहां के एमपी हैं राजू बिस्ता, वो भी प्रेजेंट थे। बट सबसे बड़ी इशू जो आई, जिसको लेकर के गुरखास का ये कहना है कि हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, वो ये कि वेस्ट बंगाल की तरफ से उनके चीफ सेक्रेटरी आने वाले थे और उन्होंने लास्ट टाइम पर आकर के कैंसिल कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ये हमारे लिए बड़ी कंसर्निंग बात भी है, बट अगेन हम हमारे डिमांड के लिए लगातार फाइट करेंगे, ये हमारा अधिकार है। वहीं पर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल अपनी तरफ से गोरखालैंड के इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करती हैं। वो चाहती ही नहीं है कि मेरे स्टेट के इस तरीके से टुकड़े हों। बट यहां पर जिस तरीके की इक्वेशन बन रही है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो केवल और केवल वेस्ट बंगाल के कॉन्फिडेंस का वेट कर रही है, अदरवाइज मोरलेस रेडी है। अब हमारे सामने कुछ चीजें आ जाती हैं कि एक्चुअल में गोरखालैंड का अलग बनने का लॉजिक क्या है।
देखो, अगर हम मैप की बात करें, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया, तो यहां पर ये जो नॉर्दर्न रीजन है ना, यहां पर गुरखास रहते हैं। वो मोर और लेस अपनी नेपाली लैंग्वेज में अपनी पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, सारा इनका सब ठीक है। और नेपाली लैंग्वेज आपको ध्यान ही होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में एंट्री दी हुई है। अब होता क्या है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से एक फॉर्मूला लाया गया पढ़ाई के लिए, दैट वाज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसमें ये कहा कि स्टेट के जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को बंगाली 3rd लैंग्वेज के तौर पे कंपल्सरीली पढ़नी पड़ेगी। इसको लेकर के ये जो गुरखाज है, इन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि भाई ये जो पढ़ाई के अंदर 10वीं क्लास तक के बच्चों को आप बंगाली कंपल्सरी कर रहे हो, ये हमारे ऊपर बंगाली इंपोज करने का तरीका है, और इस चीज को हम सिरे से खारिज करते हैं। और इस बात को लेकर के 1980 से लेकर अभी तक कई बार ब्लॉकेट लगे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। रिसेंट अगर बताऊं, लेटेस्ट 2017 वाला प्रोटेस्ट आप देखना, एकदम बिल्कुल ब्लॉकेट चौक कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ये जो एरिया है गोरखालैंड वाला, यहां सिक्किम आ गया, इधर की तरफ देखिए चुंबी वैली वाला भूटान, और यहां पर चाइना। तो चाइना बॉर्डर, चाइना इंडिया बॉर्डर है ना, वहां से गोरखालैंड वाला रीजन 441 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही लोकेटेड है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं हमें इस रीजन को स्टेबिलिटी देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज चाइना चिकन स्नैक को किस तरीके से कैप्चर करने का दिमाग लगा रहता है। रही सही में अभी रिसेंट मोहम्मद यूनुस, ठीक है जी, बांग्लादेश का अभी लीडर, वो जाता है चाइना, चाइना जाकर के वहां पर अपने खुद के सिक्के, आपने कहते ना अपने पॉइंटर्स बढ़ाने के लिए, भाई हमारे यहां पर इन्वेस्ट करो, चिकन स्नैक है उसको हम कंट्रोल कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट के तो हम क्या कहते हैं ओशन गार्जियन है, क्यों टेंशन ले रहे हो, इस तरीके की बातें हुई थी। तो ऐसे में ये बड़ा सेंसिटिव रीजन बन जाता है, बहुत ही ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है, राइट। तो ऐसे में ये मीटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो डिले नहीं की जा रही, बट अगेन जो पॉलिटिकल डिबेट है वो आपको पता ही है कि भाई एक तरफ ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी वैसे ही ऑपोजिशन में बैठने वाली है रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट, तो उसको लेकर के ये बड़ा मुद्दा उलझा हुआ है। देखो, इसका सोल्यूशन प्रॉपर बातचीत होकर के निकलना हमारे लिए देखो जाए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें, ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, इसमें गुरखास के रिप्रेजेंटेटिव्स तो आ गए थे, और इन्होंने कह दिया कि दार्जिलिंग तराई द्वार्स वाला जो रीजन है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरखा कम्युनिटी मेजरली यहीं पे डोमिनेट करती है, तो हम इसको एक साथ इकट्ठा करके और हमारी खुद की आइडेंटिटी के साथ में कहते हैं ना कि पॉलिटिकली कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, राइट। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बोले इस रीजन में पॉलिटिकल और एथनिक और इकोनॉमिक तीनों तरीके से अगर देखें, कहीं से भी अगर प्रॉब्लम होती है, कुछ भी लूप होल्स या फॉल्ट्स रहते हैं, तो चाइना इस रीजन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये हमारे नेशनल इंटीग्रेशन, लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी तीनों एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। गवर्नमेंट को इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बांग्लादेश वाला एंगल मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। इसके अलावा देखा जाए, राजू बिस्ता, ये भी गुरखालैंड या फिर गुरखा कॉज के एक तरीके से लीडर है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये कहा कि हमारा फोकस जो है हमारी रीजन की आइडेंटिटी के ऊपर है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डेप्रिवेशन का सामना करना पड़ा है, डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ होता है, और हमारे लोगों का एक्सप्लॉइटेशन भी किया जाता है। तो जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है। हमने 3 साल वेट किया, अब वेस्ट बंगाल की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स क्यों नहीं पहुंचे वहां पर, यह भी एक सवाल बहुत बड़ा उठाया गया गोरखा कम्युनिटी की तरफ से। वैसे देखा जाए तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट रिलीज हुए हैं उसमें यह कहा गया है कि देखो, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर हैं उन्होंने ये मीटिंग को लीड किया था, राइट। और उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में जो सरकार चल रही है वो हमारे देश के हर एक कोने की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। साथ ही साथ लोकल लोगों की हमेशा डेवलपमेंट को प्रायोरिटी पे रख के चलने वाली हमारी सरकार है, इसीलिए बोला था कि सबका साथ सबका विकास। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की एक्सपेक्टेशन है वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से। अभी फिलहाल के लिए तो देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के पास में अपर हैंड होता है अगर किसी स्टेट का कोई एरिया निकाल करके उसको यूटी में कन्वर्ट किया जाए। तो हमारे लिए क्वेश्चन ये बनता है कि किस तरीके से ये हो सकता है। देखो, मैंने बताया था आपको 1980s के टाइम पर से ही सुभाष घिशिंग करके लीडर थे, गोरखा नेशनल ये लिबरेशन फ्रंट जो था उसका, ठीक है। तो उनके द्वारा फिर बाद में इस चीज को कंटिन्यू, फिर 2017 में प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद में 2021 में मीटिंग स्टार्ट हुई, बट अभी तक कोई प्रॉपर आउटकम नहीं बन पाया है। अब यहां पर मान लो कि यूटी बनाने के लिए एग्रीमेंट आ जाता है और सिक्योरिटी के मामले में अगर गवर्नमेंट कदम लेती है तो क्या होगा उसका प्रोसेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन सीधा कहता है कि पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि आर्टिकल 3 के तहत किसी भी स्टेट से एरिया निकाल करके उसको यूनियन टेरिटरी के तौर पे कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। इसका प्रोसेस सिंपल होगा कि भाई पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में सेपरेट एंट्री होगी,
बिल के ऊपर डिस्कशन डिबेट जो होना है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद में वोटिंग जो होगी वो केवल सिंपल मेजोरिटी के आधार पर होगी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से वक्फ बिल जो तैयार अभी पारित हुआ है रिसेंटली, एग्जैक्टली वैसा ही बोला पारित करने का प्रोसेस यहां पर देखा जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा सेपरेटली। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमें सीधा सिग्नल देती है कि इसमें अपर हैंड जो है वो रूलिंग पार्टी के पास में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंटरनली जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी सॉल्व करना जरूरी है। हमारी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी वो भी जरूरी है, नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी उसको भी हमें मेंटेन करना जरूरी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बन जाता है। ध्यान रखें, अगर ये चेंज लाए जाते हैं आर्टिकल 3 के तहत, तो एक तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर भी अमेंडमेंट आएगा, क्योंकि वहां पर हमारे स्टेट्स और यूटीज की एंट्री होती है, तो नई यूटी अगर बने तो उसकी एंट्री होनी है। दूसरी, फोर्थ शेड्यूल के अंदर हमारी जो राज्यसभा है उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एमपीज राज्यसभा के, उनकी सीटों का भी रीअलोकेशन होगा वेस्ट बंगाल और गोरखालैंड के अकॉर्डिंग, तो वो चीज भी है। अब गोरखालैंड वालों का ये डिमांड है कि भाई हमें लेजिस्लेचर के साथ में हमें यूटी चाहिए, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर करंटली हम बोल सकते हैं, पुदुचेरी को देख लें और साथ ही साथ दिल्ली को देख सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि आउटकम क्या निकलता है। बट एक बार फिर से ये मामला सरफेस पे तो आ गया है, जो कि हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, राइट। बाकी कोई अपडेट आता है डेफिनेटली देखेंगे, बट ये मामला है ना लैंग्वेज और कल्चर तक ही सीमित नहीं है, ये सिक्योरिटी तक सीमित है, आई मीन सिक्योरिटी तक भी जाता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।